चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि साझेदारों के पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है। जो लोग पिछला क्लास देखे होंगे, पिछले वीडियो को देखे होंगे, उनको ये पता चला होगा कि किसी भी साझेदारी व्यापार में जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। और उसी चैप्टर, उसी फॉर्मेट से रिलेटेड एक नोट था जो मैंने बोला था, अगर आप लिखे होंगे तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं लिखे हैं तो ये वाला नोट आपका लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले लाभ से संबंधित है। अगर आप नहीं लिख पाए हों, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में जो नोट लिखना था वो मुझसे बोला गया था, तो बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे कैसे लिखना है, तो आप ये अपना पूरा नोट लिख लीजिए। यही नोट आपको यूज करना है लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली लाभ की राशि के संबंध में। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी साझेदारी व्यापार में जो साझेदार हैं उन साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनता है, और ये भी जानेंगे कि साझेदारों का पूंजी खाता वास्तव में क्यों बनाते हैं। ये जान लीजिए कि अगर आपको साझेदारों का पूंजी खाता बनाने आ गया तो साझेदारी का पूरा चैप्टर 30% आपका खत्म हो गया। सारे चैप्टर आप 30% से 40% के बीच में खत्म कर चुके हैं, क्योंकि साझेदारी से संबंधित कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर में आपको साझेदारों का पूंजी खाता तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साझेदारों का पूंजी खाता जो बनाने का कॉन्सेप्ट है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये हमारा क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी साझेदारों का पूंजी खाता गलत नहीं करेंगे, और यकीन ना हो तो आप अंत तक पूरा क्लास देख करके और फिर पूंजी खाता बनाइए साझेदारों का। अगर गलत हो जाए तो फिर आप बताइए, बट पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के आराम आराम से चीज़ों को समझिए कि वास्तव में साझेदारों का पूंजी खाता अगर बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाएगा। आपको 100% मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं साझेदारों के पूंजी खाता बनाना। दो तरीके से बनाया जाता है, एक है परिवर्तनशील पूंजी विधि से और दूसरा है अस्थाई पूंजी विधि से। जब भी साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा तो यही दो विधियों से बनता है, परिवर्तनशील और अस्थाई पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि में कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे, अस्थाई पूंजी विधि में कौन कौन से बनाए जाएंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन देखिए छोटा सा नीचे दिया गया है। जब आप परिवर्तनशील पूंजी विधि से बनाएंगे तो एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। लेकिन जब आप अस्थाई पूंजी खाता विधि से बनाएंगे तो उस केस में दो खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। अब मन में ये प्रश्न बन रहा होगा कि यहां भी पूंजी खाता है, यहां भी पूंजी खाता है, तो फिर साझेदारों का पूंजी खाता बनाते समय दो विधि आई और दूसरे विधि में ये चालू खाता क्यों आ गया, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी। तो बिल्कुल अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न बनता है तो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मैंने आपसे अभी शुरुआत में कहा था ना कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर आप खुद ही कहिए कि क्यों साझेदारों का पूंजी खाता बनाना आसान है या नहीं है। खुद से प्रश्न करिए, उत्तर भी आपको खुद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों खाते यहाँ पे जो बनेंगे ये स्थायी पूंजी विधि के माध्यम से, जब आप पूंजी खाता बना रहे होंगे तब बनेंगे। लेकिन अगर आप परिवर्तनशील पूंजी विधि से बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही खाता बनाने की जरूरत पड़ती है, वो भी पूंजी खाता। तो पूंजी खाता क्या है, पूंजी खाते बनाते समय क्रेडिट पक्ष में क्या जाएंगे, डेबिट पक्ष में क्या जाएंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, और वो स्टेटमेंट जिसको समझ में आ गया उसका पूंजी खाता खत्म। पूंजी खाता कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। जो भी कॉन्सेप्ट है सिर्फ वो पूंजी खाता का विवरण में है। अब पूंजी खाता का जो विवरण आपको समझाने हम चल रहे हैं, अब वो पूंजी खाता का विवरण किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि वो कॉन्सेप्ट भी खोजेंगे तो जल्दी कहीं नहीं पाएंगे। वो यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो आप सभी लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के साझेदार का पूंजी खाता बनाते समय जो विवरण का प्रयोग हम लोग करेंगे उस विवरण को पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विवरण ही जो हमारा है वो ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करेगा कि कैसे आप पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं वो विवरण क्या है। ये विवरण की थीम आपके सामने आ चुकी है। साझेदारों का पूंजी खाता बनाते समय जो विवरण है वो यही विवरण है। इस विवरण में आप देख रहे होंगे तो कुछ चीजें ऐड के नाम से दिख रही हैं और कुछ चीजें लेस के नाम से दिख रही हैं। मन में प्रश्न जो बन रहा है कि यहाँ पे ये वाले क्या हैं, ये वाले क्या हैं, तो वो सारे प्रश्नों का सवाल जवाब अभी होगा। सब कुछ आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन धैर्य रखिए। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाते समय जो विवरण प्रयोग किया जाएगा वो विवरण आपके बीच में डिस्कस करने चल रहे हैं, लेकिन अभी वो परिवर्तनशील पूंजी विधि का 2 विवरण आपके बीच में लाया जाएगा। ये पहला विवरण परिवर्तनशील पूंजी विधि से है, दूसरा विवरण आपको अस्थाई पूंजी विधि का मिलेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि से विवरण कैसे बनता है। तो इस पे आप अब बिल्कुल फोकस मत करिए, कॉन्सेप्ट पे आइए। सोचिए, जब भी आप किसी साझेदारी फर्म का लेखांकन करते हैं तो लेखांकन करते समय आप सभी लोग को पता है कि फर्म और फर्म के साझेदार अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं, है ना। ये ए और बी हम मान लिए। अब सोचिए, ये फर्म है और सभी विद्यार्थियों को, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग अपने आप को साझेदारी फर्म बना के सोचा करिए। मतलब विद्यार्थी को क्या बनना है, तो आंसर होगा साझेदारी फर्म। आप सभी लोग अपने आप को साझेदारी फर्म बना लीजिए और ये साझेदार को कर दीजिए अलग। अब प्रैक्टिकली आप सोचिए, अगर ए आपको 5 लाख रुपया दे दे व्यापार प्रारंभ करते समय, जब व्यापार शुरू किया जाता है तो जितने भी मालिक होते हैं सब कुछ न कुछ पैसा लगाते हैं। तो ए ने और बी ने, दोनों लोगों ने मिलकर के इस व्यापार को प्रारंभ करना शुरू किया। ए ने लगाया 5 लाख रुपया और बी ने लगाया 3 लाख रुपया। तो हम कहेंगे कि इस व्यापार में जो कुल पैसा आया वो 8 लाख रुपया आया। ये 8 लाख रुपया व्यापार की पूंजी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? पूंजी। क्योंकि जो पैसा व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को शुरू करने के लिए लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। तो ये व्यापार की पूंजी हो गई। अब आप सभी लोग अपने आप को फर्म बना करके ही रखिएगा। आप फर्म हैं, ए और बी कौन है उन्हें आप नहीं जानते हैं, ये समझ के चलिए। तो सोचिए, जो भी ए और बी ने पैसा इस फर्म में लगाया वो फर्म की पूंजी। और अगर हम बोले कि वो पूंजी शुरुआत की है, मतलब व्यापार को शुरू करने के समय की है, तो क्या कुछ गलत होगा? तो आंसर होगा नहीं। तो इस पूंजी को हम लोग कौन सी पूंजी बोल सकते हैं? शुरुआत की पूंजी बोल सकते हैं, या फिर कह लीजिए प्रारंभिक पूंजी बोलते हैं, है ना। तो जो भी साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाई जाएगी उसको हम कौन सी पूंजी बोलेंगे? तो आंसर होगा प्रारंभिक पूंजी। तो सर्वप्रथम स्टेटमेंट बनाते समय आपको प्रारंभिक पूंजी ही लिखना है। सर्वप्रथम क्या लिख देंगे? प्रारंभिक पूंजी लिख देंगे। ये आपका प्रारंभिक पूंजी हो गया, जिसको ओपनिंग कैपिटल के नाम से लिखते हैं। जिस साझेदार ने जितना लगाया उसके नाम के नीचे उसका उतना लिख दीजिए। ए ने 5 लाख लगाया तो उसके नीचे 5 लाख, बी ने 3 लाख तो उसके नीचे 3 लाख। ये हो गया। व्यापार जब शुरू हो जाता है तो कुछ महीना कार्य करने के बाद कभी कभी व्यापार को और भी पैसे की आवश्यकता समझ में आती है। मतलब इस साझेदारी फर्म को चलाना है तो 8 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, बल्कि अभी कुछ और भी पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब जो पैसे की जरूरत पड़ रही, मान लीजिए उसको बी लगा दे। कौन लगा दे? बी। और बी ने लगा दिया 50,000 रुपया। 50,000 रुपया बी ने लगा दिया कुछ समय के बाद। तो अब हम कहेंगे कि ए ने शुरुआत में जो पूंजी लगाया वही पूंजी लगाया, लेकिन बी ने जो शुरुआत में पूंजी लगाया वो तो लगाया, उसके अलावा भी कुछ पूंजी और लगाया। कितना? 50,000 रुपया। तो जो उसके अलावा जो कुछ पूंजी और लगाया उसको हम लोग अतिरिक्त पूंजी के नाम से तो बोल ही सकते हैं, है ना।
अतिरिक्त पूंजी। अब फिर हम ये पूछें कि अब बताइए बी का कुल कितना पूंजी लगा है फर्म में, तो आंसर होगा जो 3 लाख पहले से था वो तो है ये है, प्लस 50,000 और, तो माने अब हो गया 3.5 लाख, है कि नहीं। तो अगर बी की पूंजी 3.5 लाख हो रही तो कैसे, जो अतिरिक्त पूंजी लगा रहा है 50,000 उसको जोड़ने के बाद ही तो आ रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उस साझेदार के द्वारा लगाई गई अतिरिक्त पूंजी को प्रारंभिक पूंजी में जोड़ देना है। प्रारंभिक पूंजी में क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसीलिए देखेंगे तो यहाँ पर ऐड लिखा गया और अतिरिक्त पूंजी लगाया, साझेदार ने जो भी अतिरिक्त पूंजी लगाया उसको जोड़ देते हैं और जिस साझेदार के द्वारा लगाया जाता है उसके कॉलम में ले जाके लिख देते हैं। तो ये बी के द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई गई राशि लिखा गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ए ने लगा दिया, बी ने लगा दिया, व्यापार चल रहा है। ए और बी अब अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पे ब्याज मांगते हैं और ये फर्म का कर्तव्य भी है कि उनको ब्याज दे। क्यों? क्योंकि उनका पैसा ले करके इस फर्म ने उन्हीं को अलग कर दिया। आप सोचिए, आप जिससे पैसा ले रहे हैं अगर उसी को अलग कर देंगे तो उस व्यक्ति का या तो पैसा वापस कर दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति को उसके पैसे पे ब्याज दीजिए। तो उस अवस्था में जो भी ब्याज निकाला जाएगा उसको बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। अब मान लीजिए जिसका जितना भी पूंजी पे ब्याज बना उसके पूंजी पे ब्याज या तो आप पे कर दीजिए, और यदि आप पे नहीं करते हैं तो उसको सूचित कर दीजिए कि आपका इतना पैसा बनता है जो हम आगे चल के दे देंगे। अब मान लेते हैं कि ए के पूंजी पे 50,000 का ब्याज बना और बी की पूंजी पे 30,000 का ब्याज बना, तो आप ए को या तो 50,000 दे दीजिए, या फिर नहीं देते हैं तो ए को सूचित करिए कि भाई तुम्हारा 50,000 बना जो हम आगे चल के दे देंगे। और यदि आप नहीं देते हैं तो आगे चल के आप ए को उसका 5 लाख जो शुरुआत में पूंजी के रूप में लिए थे वो, और प्लस जो उसके पूंजी पे ब्याज बना 50,000 वो, दोनों जोड़ करके 5.5 लाख रुपया देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, देंगे। तो हम कह सकते हैं कि साझेदारों की पूंजी पे जो भी ब्याज निकलेगा वो ब्याज साझेदारों की पूंजी में जोड़ दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? जोड़ दी जाएगी। तो स्टेटमेंट पे हम पूंजी पर ब्याज जो भी बनता है वो जोड़ देंगे। ठीक है। अब मन में ये प्रश्न बनता है भुगतान ही क्यों नहीं कर दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, साझेदारों से संबंधित जितने भी व्यय फर्म का बनता है, फर्म उन साझेदारों को भुगतान नहीं करती है, बल्कि उन्हें सूचित करके उनका वो पैसा उसी व्यापार में लगा देती है, जो कि अगले वर्ष उनकी वो पूंजी बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में उनकी पूंजी बढ़ के दिखती है। ठीक है। और दूसरा, क्लास 11th में जब आप लोग पढ़े होंगे तो पूंजी पर ब्याज की जो एंट्री किए होंगे वहां पर आप देखे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा गया था और नरेशन लिखा जाता था बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। कभी भी पेड नहीं होता था, सिर्फ अलाउ होता है। ठीक है। तो इसलिए वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं। अब इसके साथ ही साथ साझेदारों के वेतन और कमीशन की बात कर लें। अगर किसी साझेदार को वेतन आप पे करने वाले हैं या कमीशन देने वाले हैं तो वो भी साझेदार से ही संबंधित भी है। जितना भी बनेगा उसको भुगतान न करके क्या करिए, उसकी प्रारंभिक पूंजी में ही जोड़ दीजिए। तो जिस साझेदार का जितना वेतन या कमीशन बनेगा वो भी उनके पूंजी में जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं ए का वेतन है 20,000 और बी का कमीशन है 40,000, तो ए के पूंजी में उसका वेतन का अमाउंट जोड़ दिए और बी के पूंजी में बी का कमीशन जोड़ दिए, है ना। इसके साथ ही साथ अगर प्रश्न में रिजर्व दिख रहा है, संचय, तो आप ये देखेंगे कि वो संचय बांटा जा रहा है या नहीं। अगर संचय बांटा जाएगा या एडजस्ट किया जाएगा तब तो पूंजी खाते में आएगा, अन्यथा की दशा में संचय पूंजी खाते में नहीं आता है। संचय की बात। फिर हम देखते हैं लाभ। आप सभी लोग जानते हैं जब भी लाभ होता है वो लाभ मालिकों का ही होता है। आप फर्म है, 1 लाख का अगर लाभ हुआ
तो मालिक का होगा, 2 लाख का हुआ तो मालिक का होगा, तो मालिक को दीजिए। तो हम मान के चलते हैं कि 1,20,000 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ? 1,20,000 का लाभ हो गया। अब वो 1,20,000 रुपए का लाभ ए और बी के बीच में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बांटेंगे? तो जो प्रश्न में बताया रहेगा, प्रश्न में लाभ हानि विभाजन अनुपात बताया रहेगा, उसी अनुपात में बांट देंगे। नहीं बताया है तो बराबर बराबर बांट देंगे। तो यहाँ हम बराबर बराबर बांट दिए। तो 1,20,000 में 60,000 रुपया ए का बना और 60,000 बी का बना। तो ये लाभ की राशि भी साझेदारों की पूंजी को बढ़ाता है, तो वो भी उनके पूंजी में ले जाके जोड़ दिए। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ए का टोटल 6,30,000 लगी हुई पूंजी अब दिख रही है और बी का 4,80,000 दिख रहा है। तो कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं, साझेदारों के पूंजी को बढ़ाने वाली जितने भी मदें होती हैं वो सभी मदें उनकी प्रारंभिक पूंजी में जोड़ दिया जाता है। और कौन कौन से हैं मदें जो पूंजी खाते में जोड़ी जाती हैं या प्रारंभिक पूंजी में जोड़ी जाती है, तो वो आपको यहाँ लिस्ट दिखाई दे रही है, वो जोड़ देते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मदें हैं जो साझेदारों के पूंजी को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले पूंजी निकाला। अगर किसी साझेदार ने अपनी पूंजी निकाल ले, जैसे मान लें कि ए ने 40,000 निकाल लिया और बी ने 20,000 रुपया निकाल लिया, तो जो 40,000 रुपये निकालेगा उसकी पूंजी 40,000 से कम होगी, जो 20,000 निकालेगा उसकी पूंजी 20,000 से कम होगी, क्योंकि लगाने पे बढ़ती है तो निकालने पे तो घटेगा ही ना। तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, लेस पूंजी निकाला कैपिटल विड्रॉ के नाम से। फिर कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए आहरण कर लेता है, माने इस फर्म से कुछ पैसा अपने निजी प्रयोग के लिए किसी भी साझेदार ने निकाल लिया, जैसे हम यहाँ लिख करके रखें 30,000 और 10,000। तो हम मान के चलते हैं कि 30,000 ए ने निकाल लिया और 10,000 बी ने निकाल लिया। तो ए की जो पूंजी होगी वो 30,000 से कम किया जाएगा और बी की पूंजी जो होगी वो 10,000 से कम किया जाएगा। क्वेश्चन बनता है क्यों? तो अब आप सोचिए, ए ने जितना पैसा निकाला है अपने निजी प्रयोग के लिए, आप ए के घर मांगने जाएंगे या फिर ए जितना भी पैसा आपको पहले से दे रखा है उसी में से घटा दीजिए। तो बेहतर तरीका क्या है, घर घर जाके मांगे या जो जितना पैसा लगाया उसी में से माइनस कर लीजिए। तो आंसर होगा जो जितना पैसा लगाया उसी में से माइनस कर दीजिए। तो ए की पूंजी जो पहले से लगी है, बी की पूंजी जो पहले से लगी है, उसी में से आहरण की राशि को क्या कर दीजिए, माइनस। और जैसे आहरण की राशि को माइनस करते हैं वैसे ही आहरण पर ब्याज को भी माइनस किया जाता है। ठीक है। और लास्ट हमारा है हानि। लाभ होने पे जोड़ते हैं तो हानि होने पे घटा देते हैं। इतना कर लेने के बाद अंत में जो निकल के आएगी पूंजी, उसी को अंतिम पूंजी या कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के नाम से बोलते हैं। तो अब हमें फाइनली मालूम हो गया 5.5 लाख रुपया और 4,45,000 रुपया ए बी का लगा हुआ है। शुरुआत में देखिए 5 लाख था, 3 लाख था और अंत में जाकर के देखिए 5.5 और 4,45 हो गया। तो इस तरीके से आप साझेदारों का पूंजी खाता बनाने से पहले जो उनका विवरण है वो आप समझ लिए। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने से पहले विवरण को समझना था, जो कि समझ चुके हैं। विवरण बनाते समय कौन कौन से मदें हैं जो जोड़ी जाएंगी, कौन कौन सी हैं जो घटाई जाएंगी, क्यों जोड़ी जाएंगी, क्यों घटाई जाएंगी, उसका रीजन आपको बता दिया गया। तो इसको आप लोग सीख गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी मदें जोड़ी गई हैं वो सारी की सारी मदें किधर दिखाई जाएगी। तो जब पूंजी खाता आप बनाएंगे तो पूंजी खाता बनाते समय ये प्रारंभिक पूंजी में जितनी भी मदें जोड़ी गई हैं वो कहीं न कहीं पूंजी खाते को बढ़ा रहा है, साझेदारों की पूंजी को बढ़ा रहा है। तो बढ़ा रहा है तो वो दिखाया जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आप ले जाकर के दिखा देंगे। ठीक है। और जितनी भी मदें लेस की गई हैं वो सारी मदें कैपिटल अकाउंट के डेबिट पक्ष में ले जाकर के दिखा देंगे। ठीक है। प्रारंभिक पूंजी में जोड़ी जाने वाली सभी मदों को पूंजी खाते के किस पक्ष में दिखाना है, क्रेडिट। घटाई जाने वाली सभी मदों को किस पक्ष में लिखना है, डेबिट। तो ये आपको पता चल गया
कि पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें लिखना है और पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें लिखना है, वो स्टेटमेंट से आपको पता चल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग कहीं न कहीं पूंजी खाते के भी बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, पूंजी खाते बनाते समय क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें जाएंगी, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सारी की सारी मदें क्रेडिट में। डेबिट में कौन कौन सी जाएंगी, ये सब जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ये मदें जब जाती हैं तो क्या सेम इसी नाम से जाएंगे या फिर नाम को बदलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आप जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों का नाम मैं जो जानता हूं शायद घर पे वो नाम ना हो। मतलब आप एक ही व्यक्ति हैं लेकिन आपके दो नाम हैं, घर पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। लेकिन यहीं पे जो लोग पढ़ रहे हैं उसी में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका जो नाम घर पे है वही नाम यहाँ पर भी है। वो अपने नाम को नहीं बदलते हैं, उनका एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति एक ही नाम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक ही व्यक्ति बट दो नाम, है ना। तो ऐसे ही ये जो मदें दिखाई दे रही हैं, इन मदों में भी बहुत से सारी ऐसी मदें हैं जिस नाम से वो विवरण में दिखते हैं उसी नाम से वो पूंजी खाते में भी दिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी मदें भी हैं जो यहाँ जिस नाम से दिखाई दे रहे हैं वो जब पूंजी खाता बनाया जाएगा तो वहाँ जाके अपना नाम बदल लेते हैं। तो हम लोग यही जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जो पूंजी खाते में जाने के बाद अपने नाम को बदल लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में चेक करते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक पूंजी की। प्रारंभिक पूंजी जब पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है तो सबसे पहले यही अपना नाम बदल लेता है। ये प्रारंभिक पूंजी के नाम से वहां नहीं दिखाया जाएगा, ये अपना नाम बदलेगा। तो किस नाम से जाएगा, तो ये वहां दो नाम से जाता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के भी नाम से जाता है और बाई बैंक के भी नाम से जाता है। ठीक है, तो अब प्रश्न बनता है कब ये बाई बैंक के नाम से जाएगा और कब बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, फर्म नई होगी, मतलब जिस वर्ष फर्म को शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, जिस वर्ष साझेदारी व्यापार को शुरू किया गया है उस वर्ष का अगर आप पूंजी खाता बना रहे हैं तो उस वर्ष प्रारंभिक पूंजी बाई बैंक के नाम से जाएगा। मतलब न्यू फर्म होने के केस में प्रारंभिक पूंजी को पूंजी खाते में बाई बैंक के नाम से लिखते हैं। लेकिन उस वर्ष के पश्चात जितने भी वर्षों का पूंजी खाता बनाया जाएगा वो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे। मतलब फर्म अगर पुरानी है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखा जाएगा। अब मन में आप लोगों के ये भी प्रश्न बनने लगा होगा कि हम जानेंगे कैसे कि फर्म नई है कि पुरानी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फर्म नई है कि पुरानी, यह प्रश्न को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि अगर प्रश्न बोलता है कि ए और बी दो साझेदार हैं जो इतने इतने रुपए से व्यापार प्रारंभ करते हैं, तब समझ जाए नहीं है। अगर बोलता है ए और बी जिनकी पूंजी इतनी इतनी रुपए इस डेट को है का मतलब पहले से लगा हुआ है, तो वो फिर पुरानी है। तो ऐसे ही आप पहचान कर लेंगे। बाकी आगे प्रश्न बहुत सारे लगवाए जाएंगे तो आप बहुत आसानी से पहचानना जान जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अतिरिक्त पूंजी लगाए। ये भी जब जाता है तो अपने नाम को बदल के जाता है, वो भी बाई बैंक के नाम से। और फर्म नई हो चाहे पुरानी हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये हर अवस्था में बाई बैंक के ही नाम से दिखाया जाएगा। सिर्फ प्रारंभिक पूंजी के ही केस में आपको नई और पुरानी देखने का कॉन्सेप्ट है, बाकी सभी में नहीं देखना है। बाकी में हर वर्ष का जब भी पूंजी खाता बनेगा वही नाम। अब हम बात करेंगे पूंजी पे ब्याज, साझेदार का वेतन एंड साझेदार का कमीशन। ये तीन चीजें अपने सेम नाम से जाते हैं पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, ये अपने नाम को परिवर्तित नहीं करते हैं। रिजर्व की बात करें तो ये भी अपने ही नाम से जाकर के दिखाया जाएगा। अंत में हमारा लाभ है। लाभ जब पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में जाता है तो ये अपने नाम को बदल के जाएगा, वो भी बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। लाभ इस नाम से क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। अब माइनस करने वाली बातें देख लेते हैं। पूंजी खाते के डेबिट पक्ष की मदों के बारे में देख लेते हैं। अगर किसी साझेदार ने पूंजी निकाला है तो ये साझेदार का पूंजी खाता बनाते समय उसके डेबिट पक्ष में टू बैंक के नाम से लिखा जाएगा, कैपिटल विड्रू के नाम से नहीं लिखना है। तो कैपिटल विड्रू अपना नाम बदल लेता है और किस नाम से आता है, तो आंसर होगा टू बैंक के नाम से आता है। फिर
किसी भी साझेदार ने आहरण किया है या उसके आहरण पर ब्याज है, ये दोनों जब पूंजी खाते में जाते हैं तो ये अपने नाम को परिवर्तित करके नहीं जाते हैं, बल्कि ये अपने सेम नाम से साझेदार के पूंजी खाते में चले जाते हैं। तो आहरण को आहरण के नाम से दिखाना है, आहरण पर ब्याज को आहरण पे ब्याज के नाम से दिखाना है। हानि अगर जाएगा तो हानि भी अपने नाम को परिवर्तित करता है और वो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जाके दिखाया जाता है, क्योंकि हानि होने पे लाभ हानि नियोजन खाता बनता नहीं है, तो हानि का बंटवारा लाभ हानि खाता में होता है, इसलिए उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लाभ होने पे लाभ का बंटवारा लाभ हानि नियोजन खाता में होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी को क्लोजिंग कैपिटल बोला जाता है इंग्लिश में, और ये जब पूंजी खाते में दिखता है तो ये भी अपने नाम को परिवर्तित करके टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से दिखेगा। पूंजी खाता बनाने पे जो अंतिम पूंजी आएगी वो भी अपने नाम को परिवर्तित करके टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आता है। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ पूंजी खाता बनाने का विवरण। कोई भी साझेदारी फर्म में साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है तो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन सी मदें जाएंगी, डेबिट पक्ष में कौन सी मदें जाएंगी, ये जब आप जान जाएंगे तो एकदम आसान आपके लिए हो जाएगा पूंजी खाता बनाना। क्रेडिट में क्या क्या जाती है वो समझा दिया गया, डेबिट में क्या क्या जाता है वो समझा दिया गया, कौन किस नाम से जाता है, क्यों जाता है, विथ रीजन के साथ सब कुछ आपको बता दिया गया है। ये सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते का फॉर्मेट भी देख लेते हैं, जिससे हमारा एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि अगर साझेदारों का पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी विधि से बनाने के लिए बोला है तो कैसे बनाया जाएगा। पूंजी खाता बनाने के लिए बोलेगा तो आपको ये बनाना है, वो जो विवरण है वो विवरण नहीं बनाना है, विवरण तो सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया गया, बाकी विवरण नहीं बनाना है। साझेदार का पूंजी खाता बनाते समय ये बनाना है, ठीक है। वो विवरण सिर्फ आपको समझाया गया ताकि आप ये जान सकें कि क्रेडिट में कौन कौन सी मदें जाएंगी और कौन सी डेबिट में। हाँ, पूंजी खाता बनाते समय वो विवरण अगर आपको याद है तो ये एकदम आसान लगेगा। कैसे समझते हैं। ये पूंजी खाता जब आप बनाएंगे तो पूंजी खाता का प्रारूप है किस विधि से, परिवर्तनशील पूंजी विधि से। ये आपका कैपिटल अकाउंट लिखा गया है। सबसे पहले जितने पार्टनर होंगे अमाउंट के उतने कॉलम होंगे। सबसे पहला कॉलम डेट का रहेगा, उसके बाद पर्टिकुलर का रहेगा, उसके बाद अमाउंट का कॉलम होता है, अमाउंट डेबिट साइड। और अमाउंट की जब हम बात करेंगे तो कॉलम अमाउंट में हम नंबर ऑफ पार्टनर के अनुसार बनाएंगे। 4 पार्टनर होंगे तो डेबिट पक्ष में ही अमाउंट के 4 कॉलम होंगे। 2 पार्टनर होंगे, जैसे यहाँ ए और बी है तो 2 ही कॉलम रखना है। तो जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद रिपीट हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का क्रेडिट साइड, फिर वही पार्टनर। अब हम बात करते हैं ये पूंजी खाता फर्म के लिए क्या है। तो अगर हम बात पूंजी की करें तो पूंजी फर्म के लिए दायित्व होता है। फर्म के लिए पूंजी क्या होता है, दायित्व। क्यों होता है इसका भी रीजन जान लेते हैं। अभी आप सोचिए, आप सभी लोगों को विवरण पढ़ाते समय मैंने बताया था कि आप सब लोग अपने आप को फर्म बनाइएगा। आप फर्म हैं और साझेदार कोई और है। साझेदारों ने जो भी इस फर्म में पैसा लगाया था उसी से व्यापार प्रारंभ हुआ, और व्यापार प्रारंभ होने के बाद आपने ही साझेदारों को अलग कर दिया। अगर आप साझेदारों को अलग कर दिए तो उनसे जो भी पैसा लेके व्यापार कर रहे हैं वो पैसा तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, चाहे आज करिए चाहे कल करिए। तो अगर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा इन फ्यूचर, भविष्य में जो भी पैसा आपको भविष्य में पे करना पड़े वो सब आपके लिए दायित्व बनता है। तो जो भी आपको ए और बी से पैसा मिला उसी से आप व्यापार कर रहे हैं, वही पूंजी के नाम से जाना गया, और वही पूंजी का पैसा आप अभी नहीं भविष्य में वापस करेंगे तो आपके लिए तो दायित्व बनेगा ही। तो हम कहेंगे कि जो साझेदारी फर्म की पूंजी होती है वो फर्म के लिए क्या होता है, दायित्व। और दायित्व का नियम है ये डेबिट साइड से डिक्रीज होता है और क्रेडिट साइड से इंक्रीज होता है। मतलब जब भी पूंजी खाता बनाएंगे तो पूंजी क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगा और डेबिट साइड से डिक्रीज होगा। ये हमारे प्रारूप में देखेंगे तो अमाउंट का एक साइड क्रेडिट का है और एक साइड डेबिट का है। नियम कहता है डेबिट साइड से कम होगा तो डिक्रीज, नियम कहता है क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, है ना। तो अब हम देखिए जो विवरण अभी अभी आपको यहाँ पढ़ाए हैं वो विवरण का देखिए यहीं प्रयोग करेंगे।
नियम क्या कहता है, पूंजी खाता बनाते समय पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में वो सारी की सारी मदें लिखना है जो पूंजी को बढ़ाए, डेबिट पक्ष में वो सारी की सारी मदों को लिखना है जो पूंजी को घटाए। ये नियम कहता है जब आप पूंजी खाता बनाने लगेंगे तब, दायित्व के रूप में। अब देखिए ये आपका फॉर्मेट है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट में प्रारंभिक पूंजी में जितनी भी मदें आपने जोड़ा है वो सब कहीं न कहीं साझेदारों की पूंजी को तो बढ़ा ही रहे थे। तो हम कहेंगे कि जितनी भी मदें हैं ये सारी की सारी मदें पूंजी खाता बनाते क्रेडिट पक्ष में जाएंगी। तो देखिए प्रारंभिक पूंजी क्रेडिट पक्ष में जाएगा, और प्रारंभिक पूंजी को जब यहाँ लाया गया तो बाई बैंक या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लाया गया, जो कि आपको बताया गया था कि पूंजी खाता में जाते समय नई फर्म होने पे बैंक के नाम से और पुरानी फर्म होने पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख दिया गया। इसके साथ ही साथ अगर किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाया तो वो भी अपना नाम बदल के आता है। तो देखिए वो नाम बदल के बाई बैंक के नाम से आ जाए, है ना, बाई बैंक के नाम से आ गया। ये आ गया। बाकी ये तीनों अपने नाम को नहीं बदलते हैं, यहाँ तक भी खींच सकते हैं, ये अपने नाम को नहीं बदलते हैं। तो देखिए ये एज इट इज आ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जो भी रिजर्व होगा वो, ये सब अपने नाम से आ गए। फिर अगर ये हम लाभ की बात करें तो नाम बदल के आता है। देखिए पूंजी खाता के क्रेडिट पक्ष में ये अपने नाम को बदल के आ गया, है ना। फिर स्टेटमेंट के अनुसार देखिए अब माइनस करने वाली आइटम में आ गए। माइनस करने वाले में कैपिटल विड्रू नाम बदल के आता है, बाकी ये दोनों नाम नहीं बदलते हैं। लाभ नाम बदल के आता है, देखिए फॉर्मेट में वो लोग ऐसे ही आए हैं। कैपिटल विड्रू बैंक के नाम से आया, ड्राइंग्स अपने एज इट इज नाम से आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने एज इट इज नाम से आया, और लॉस होने के केस में वो भी नाम बदल के आता, देखिए वो भी नाम बदल करके आ गया। इसके बाद हम पूंजी खाते को बंद करते हैं, मतलब क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल कर लेंगे। जो भी अंतर की राशि आएगी उस अंतर की राशि को ही हम लोग टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट ज़्यादा होगा और डेबिट कम होगा, इसी को ही अंतिम पूंजी बोला जाता है। और आपने देखा था कि अंतिम पूंजी को ही बैलेंस शीट के नाम से दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये पूंजी खाता बन जाएगा। क्लियर। तो पूंजी खाता बनाते समय पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन सी मदें आती हैं वो आपके सामने लिख दिया गया। पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में कौन सी मदें आती हैं वो आपके सामने लिख दिया गया। फिर अंतर की राशि क्या आएगी वो आपको टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से दिखाया जाएगा, वो आपने लिख लिया। तो इस तरीके से साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। ये साझेदारों का पूंजी खाता बनाने का फॉर्मेट है। जब भी आपको प्रश्न में पूंजी खाता बनाने के लिए बोलेगा, ये नहीं याद करना है, आप सिर्फ अपने माइंड पे ये याद करके रखिएगा हमेशा के लिए कि साझेदार का पूंजी खाता बनाते समय सर्वप्रथम विवरण कैसे बनाया जाता है। विवरण अपने दिमाग पे ओपन करके रखिए। आपको बताया गया कि प्रारंभिक पूंजी में जितनी मदें जोड़ी जाती हैं वो सब पूंजी खाते के क्रेडिट में, जितनी घटाई जाती हैं सब डेबिट में। अगर यही ले जाके एज इट इज आप पेस्टिंग इस पूंजी खाते में कर दीजिए तो देखिए आपका पूंजी खाता बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से परिवर्तनशील पूंजी विधि से अगर साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए कहा गया है प्रश्न में, तो आप पूंजी खाता बना लेंगे। लेकिन जब अस्थाई पूंजी विधि से बोलेगा तो उसका तरीका कुछ अलग है, वो परिवर्तनशील के जैसा नहीं है, उसका तरीका अलग है। वो कैसे होगा तो उसके बारे में आप लोगों को हम अगले क्लास में डिस्कस करके समझाएंगे कि परिवर्तनशील के अलावा जो अस्थाई पूंजी विधि है उससे अगर प्रश्न में बोल दिया जाए बनाने के लिए पूंजी खाता तो कैसे बनाया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके पेड बैच ले करके क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो तो मिलता है बट पूरा सीरियल से नहीं मिलता है, प्रॉपर नहीं मिल पाता है। बट हमारे पेड बैच में अगर आप आते हैं तो वहाँ आपको सारे कोर्सेज कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में मिलेगा, टाइमली कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ आने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, विजियो करियर पॉइंट डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप जाइए, अपना कोर्स सेलेक्ट करिए जो कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी क्लास है 11-12 उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिए। जो भी पेमेंट की वहाँ आपसे डिमांड होती है वो पेमेंट आप करें और हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग
कर लीजिए। अगर कोई इंक्वायरी क्वेरी बनती है आपके मन में, कोई डाउट बनता है, तो नंबर हमारा फ्रंट पे भी शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा है, वहाँ से जाके आप कॉल कर लीजिए किसी भी प्रकार की समस्या है उसके लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वाले क्लास में। अस्थाई पूंजी विधि से कैसे साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।